नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि करंट अफेयर के हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि हाल ही में क्या क्या हुआ है उसकी सारी चर्चाओं के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। किसके सलाहकार हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। किसको किया गया है? वह हैं अनंत नागेश्वरन को। ये हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं अनंत नागेश्वरम जो क्या हैं? मुख्य सलाहकार। किसके हैं? भारत सरकार ने डॉक्टर वी किसको? भारत सरकार ने किनको नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन को। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं अनंत नागेश्वरन जो क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये चित्र के माध्यम से आप देख ही रहे हैं, ये हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये हैं अनंत नागेश्वरन। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि यह घोषणा कब की है? 1 फरवरी 2022 को। कब की है? 1 फरवरी को 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण, किसके? आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति में कुछ दिन पहले ही आई है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह पद 17 दिसंबर 2021 से खाली पड़ा था। कब से पड़ा था? 17 दिसंबर 2021 से खाली पड़ा था, जब के.वी. सुब्रमण्यम ने कार्यकाल छोड़ा था। किसने कार्यकाल छोड़ा था? वह थे के.वी. सुब्रमण्यम ने कार्यकाल छोड़ा था। कब छोड़ा था? 17 दिसंबर 2021 को। इसी के चलिए आइए कुछ देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, फैक्ट है वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के पूर्व सदस्य हैं। कौन है? जो वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के पूर्व सदस्य हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर नागेश्वरन जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, साहित्यकार हैं और शिक्षक। क्या हैं? प्रसिद्ध लेखक हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं और आर्थिक सलाहकार हैं। भारत और विदेशों में कई बिजनेस स्कूल और प्रबंध संस्थाओं में पढ़ाया है। किसने पढ़ाया है? डॉक्टर नागेश्वरन ने। किसने? डॉक्टर नागेश्वरन ने, जो कि क्या क्या किया इन्होंने? यह साहित्यकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, एक आर्थिक सलाहकार भी हैं। भारत और विदेशों में, कहाँ पर? भारत और विदेशों में कई बिजनेस स्कूल हैं और प्रबंधन संस्थाओं में पढ़ाया है। किसने पढ़ाया है? डॉक्टर नागेश्वरन ने। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है मिचेल स्टार्क अपना पहला एलन बार्डर पदक जीता है। इन्होंने क्या किया है? अपना पहला एलन बार्डर, कौन सा पदक है? एलन बार्डर पदक पहला इन्होंने जीता है। अपना पहला एलन बार्डर पदक जीता है। ये आप देख सकते हैं मिचेल स्टार्क को। ये एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। क्या है? यह एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। ये क्या हैं? एक बॉलर भी हैं और बल्लेबाज भी हैं। एक तरह से ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। वैसे मुख्य रूप से यह क्या हैं? बॉलर हैं। क्या हैं? बॉलर हैं, यानी बॉल फेंकते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। एक तरह से ऑलराउंडर के रूप में अब भूमिका निभा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये आप मिचेल स्टार्क को देख सकते हैं, ये हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं मिचेल स्टार्क। ये मिचेल स्टार्क हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। फैक्ट है मिचेल स्टार्क ने अपने एलन बार्डर पदक का दावा किया है, जबकि एसन गार्डनर
कौन? एसले गार्डनर बेलिंडा क्लार्क। कौन? एसले गार्डनर बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीतने वाले पहले स्वदेशी व्यक्ति बने हैं, और यह पहले स्वदेशी व्यक्ति हैं जो यह पदक जीतने में, जबकि क्या है, एसले गार्डनर होल्डिंग क्लार्क पुरस्कार, यह पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है, ये आप देख सकते हैं, एसले गार्डनर बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले विदेशी व्यक्ति भी बने हैं। कौन बने हैं? यह मिचेल स्टार्क। यह आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं, यह है मिचेल स्टार्क जी। इसी का अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई सीए पुरस्कारों से शीर्ष 2 सम्मान हैं। कौन से 2 सम्मान हैं? पहला सम्मान है एलन बार्डनर, पहला था एलन बार्डनर, दूसरा था एसल गार्डनर बोल्डिंग क्लार्क पुरस्कार। यह जो दोनों पुरस्कार हैं, ये दोनों पुरस्कार ही कौन से, ये एक नंबर का, ये दूसरा नंबर का, ये दोनों पुरस्कार, एक पुरस्कार ये और दूसरा पुरस्कार एलन बार्डन वाला पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार ही किसने जीते हैं? यह ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी सीए पुरस्कार से 2 सम्मान सम्मानित हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो इनके इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। इसकी जानकारी ये है, अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, स्टार्क ने पुरुषों का वनडे, किसका? पुरुषों का वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है। किसने जीता है? स्टार्क ने। किसने? मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क ने क्या किया है? मिचेल स्टार्क ने वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी खिताब जीता है। कहाँ है मिचेल स्टार्क? आप देख लीजिए, ये है मिचेल स्टार्क, ये है मिचेल स्टार्क, ये हैं, इसकी जानकारी है। इन्होंने क्या जीता है? वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट दिया है, ट्रेविस हेड। कौन? ट्रेविस हेड ने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। किसने जीता है? ये जीता है ट्रेविस हेड ने। किसने? ट्रेविस हेड ने जीता है। कौन सा पुरस्कार है? मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। कौन सा है? मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रेविस हेड ने पुरस्कार जीता है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, अगला दिया है एलिस हीला। कौन? एलिस हीला ने महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ये किसने जीता है? महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब एलिस हेला ने जीता है। किसने जीता है? एलिस हीली ने जीता है। ये हैं एलिस हीली, ये आप देख सकते हैं, ये हैं एलिस हीली, इन्होंने ये खिताब जीता है। किसका जीता है? महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है, पीएम मोदी पंडित रसराज कल्चरल फाउंडेशंस का शुभारंभ किया है। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के पीएम मोदी जी हैं। इन्होंने एक नई शुभारंभ किया है फाउंडेशन का, वह फाउंडेशन का नाम है पंडित रसराज कल्चर फाउंडेशन शुभारंभ किया है। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सामने ही हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट फैक्टों को। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2022 को, क्या हुआ? 28 जनवरी 2022 को भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती, कितनी? 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित रसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। क्या किया है? 92 यानी 92वीं जयंती के किसकी? भारतीय शास्त्रीय गायक की, किसकी? भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती पर अवसर पर पंडित रसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, फाउंडेशन की स्थापना पंडित रसराज के बेटे किसने की है? सारंग देव पंडित ने। किसने? सारंग देव पंडित
और उनकी बेटी किनकी, उनकी बेटी दुर्गा रसराज ने की है। किसने की है? दुर्गा रसराज ने की है। जो उनके बेटे हैं सारंग देव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा रसराज ने यह स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? फाउंडेशन की। कौन सी फाउंडेशन है? रसराज संस्कृति। कौन सा? रसराज संस्कृति फाउंडेशन का जो स्थापना की है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट दिया है, इनका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। क्या करना है? इसका उद्देश्य किस लिए है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय विरासत, कला, संस्कृति की रक्षा और संरक्षण, विकास, प्रचार करना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रखा है, अगला प्रश्न है सुभाष गर्ग द्वारा, किसके द्वारा? सुभाष गर्ग द्वारा लेखक हैं, ये कौन है? लेखक हैं। इन्होंने द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक एक पुस्तक, नई पुस्तक जो का विमोचन किया है। वह पुस्तक है द ट्रिलियन ड्रीम। कौन सी है? द ट्रिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? सुभाष गर्ग द्वारा। जिस आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं सुभाष गर्ग। इन्होंने, ये लेखक हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक का विमोचन किया है। वह है सुभाष गर्ग द्वारा लिखित। सुभाष गर्ग, ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं सुभाष गर्ग। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट रखा हुआ है, भारत के पूर्व वित्त सचिव, यह कौन हैं? जो गर्ग जी हैं, सुभाष गर्ग जी जो लेखक हैं, यह क्या हैं? भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं। किसके? भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। जो ये गर्ग जी हैं, आप ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, गोले के अंदर हैं। सुभाष गर्ग जी हैं जो क्या हैं? पूर्व वित्त सचिव हैं। इन्होंने द 10 ट्रिलियन थीम्स नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। इसी का अगला दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। कब तक होगी पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है। क्या कर रहा है? जिसका आज भारत सामना कर रहा है। और 2030 के मध्य तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देता है। किसके लिए देता है? जो 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है उसकी अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधार का सुझाव देता है। कौन देता है? द 10 ट्रिलियन थीम्स नामक पुस्तक। कौन देता है? 10 ट्रिलियन थीम्स नामक पुस्तक देती है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन क्या है? भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में खुला है। कहाँ पर खुला है? यह हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में खुला है। एक गुड़गांव जगह है, गुड़गांव में खुला है, हरियाणा राज्य है। इस कहाँ पर है यह? गुड़गांव हरियाणा राज्य में है। और वह क्या है? ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह है ईवी चार्जिंग स्टेशन हब, बहुत ही बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन हब है। ये आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये ऐसा होता है। इसमें क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में खोला गया है। गुड़गांव जो पड़ता है वह हरियाणा राज्य में पड़ता है। इसी का अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 4 पहिए वाहनों के लिए, किसके? 4 पहिए वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट, किसने? 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? जो गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग नवी मुंबई में स्थित था। कहाँ पर था? मुंबई में स्थित था
मुंबई में स्थित था। अब क्या हुआ है, अब यह हरियाणा राज्य में हो गया है। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में, हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में हो गया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी का अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है स्थित है जिसमें ईवीएस के लिए 16 एसी 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। कितने थे? 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पॉइंट थे। दूसरा नंबर जो पहले कौन था? मुंबई था। अब क्या हो गया है? अब हरियाणा राज्य का गुड़गांव शहर हो गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। इसकी और कुछ जानकारी जो परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए ये है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पाइलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। कौन सी कंपनी द्वारा है? टेक पाइलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह ईवी चार्जिंग स्टेशन न केवल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में देश भर में बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करेगा। क्या है? बल्कि यह क्या है? ईवी चार्जिंग स्टेशन केवल एक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में देश भर में बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न रखा हुआ है कि लोकसभा सचिवालय डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? लोकसभा सचिवालय ने किया है। लोकसभा सचिवालय ने एक डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से ही। ये है डिजिटल संसद ऐप। ऐसा ऐप नज़र आएगा आपको। यह किसने लॉन्च किया है? वह है लोकसभा सचिवालय ने। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद ऐप। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसा ऐप होगा कुछ ऐसे ऐप। चलिए आइए देखते हैं डिजिटल संसद ऐप के बारे में कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने 27 जनवरी 2022 किसको? 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। किसने किया है? वह हैं ओम बिरला जी ने। ये ओम बिरला जी के हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कब किए? 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप पर लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन को लाइव कार्यवाही तक पहुंचाने की अनुमति मिल सके। किस लिए किए है? क्योंकि संसद को सदन के लाइव कार्यवाही तक पहुंचाने की अनुमति मिल सके। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऐप संसद और संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी सुलभ बनाएगा। यह क्या है जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है? इसकी जानकारी है डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से। डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से नागरिक यह देख सकते हैं कि उनके संसद सदस्य क्या कर रहे हैं, वे किस बहस के भाग ले रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं। ये सारी जानकारी किससे? डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिया है। दूसरा फैक्ट है, ऐप का उपयोग करके सांसद अपनी उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से? जो संसद में अपनी उपस्थिति को डिजिटल रूप से भी दर्ज कर सकते हैं।
ऐप का उपयोग करके सांसद अपनी उपस्थिति को डिजिटल रूप से भी दर्ज करा सकते हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऐप में 1947 के बाद 1947 के बाद बजट भाषणों के साथ साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट और उसके साथ सभी जानकारी। अगला प्रश्न है उसकी सभी जानकारी के साथ। अगला प्रश्न रखा है, WGC क्या है? WGC 2021 में वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर कितनी हो गई है? 4021 टन हुई है। कितनी हुई है? 4021 टन हुई है। कितनी? 10% बढ़कर। सोने की मांग जो है 10% बढ़कर 2021 में वैश्विक, कब से? 2021 में WGC के अनुसार। ये आप देख सकते हैं सोने का भाव, ये है सोना, ऐसे होते हैं सोने। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है, दिसंबर 2021 में की तिमाही के दौरान साल दर साल की मांग में 10 तिमाही के उच्च स्तर पर 50%, कितनी? 50% की भारी वृद्धि के कारण 2021 में वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर कितनी हो गई है? 4021.3 टन हो गई है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, यह खुलासा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग WGC के द्वारा की गई है। WGC मतलब होता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग WGC की गोल्ड डिमांड ट्रेडर्स 2021 रिपोर्ट में हुआ है। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2020 के दौरान सोने की कुल मांग कितनी थी? 3658.8 टन रही थी। कितनी थी? 3658 टन थी और यह अब कितनी हो गई है? 4021 टन हुई है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न रखा है, भारत जो है हॉकी महिला एशिया कप चीन को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। किसने जीता है? महिला हॉकी, ये आप देख सकती हैं महिला हॉकी टीम ने जीता है। ये बहुत ही भावुक सारी खिलाड़ी हैं महिला हॉकी टीम के अपने। इन्होंने क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। किस में जीता है? महिला हॉकी एशिया कप में। किस में जीता है? महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। किसे हराकर जीता है? चीन को हराकर यह पदक जीता है। किसने जीता है? भारत महिला हॉकी एशिया कप ने। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारत की महिला हॉकी टीम ने कब जीता है? 28 जनवरी 2022 को महिला हॉकी टीम एशिया कप ने चीन को कितने से हराया है? 2-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। किसने किया है? भारत टीम ने किया है। किसको? 2-0 से चीन को हराकर खिताब अपने नाम किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैच मस्कट ओमान के सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। यह मैच जो था वो कहाँ आयोजित किया गया था? मैच मस्कट ओमान में। कहाँ? ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत इससे पहले 2 बार खिताब जीत चुका है। कब से? इससे जो इससे पहले जो खिताब थे वो कितने बार हासिल किया है? 2 बार खिताब को हासिल कर चुका है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। भारत इससे पहले 2 खिताब हासिल कर चुका है। भारत के लिए शर्मिला देवी, कौन? शर्मिला देवी ने 13वें मिनट में और गुरजीत कौर, कौन? और गुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल किए थे। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। भारत के लिए शर्मिला देवी 13वें मिनट में और गुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल किए थे। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जापान के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर कप जीता है। किसने जीता है? जापान ने फाइनल में। जापान जो है उसने फाइनल में किसे हराया? दक्षिण कोरिया को हराकर कप पर विजय प्राप्त की है। किसने की है? जापान ने की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न रखा हुआ है,
अगला प्रश्न है, नीदरलैंड ने दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हैं कैनाल लॉक, ये बहुत ही किस देश ने किया है, वह है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने दुनिया का, किसका, दुनिया का यानी कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। ये आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे होंगे, ये है कैनाल लॉक का उद्घाटन करते हुए। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज्मुइडेन में किया गया। कहाँ पर किया? इज्मुइडेन में किया गया। इसी का अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर, कौन? विलेन अलेक्जेंडर, ये आप देख सकते हैं विजेन अलेक्जेंडर ने किया था। किसने किया था? ताले का उद्घाटन डच राजा, कौन थे? डच के राजा थे विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इज्मुडेन सी लॉक 500 मीटर 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रखा हुआ है, आईआईटी शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए विकसित की एआई संचालित तकनीक। ये है तकनीक जो इस माध्यम से आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये तकनीक के साथ क्या हुआ है, जो आईआईटी शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए, किसके निदान के लिए? कोविड के निदान के लिए विकसित की एआई संचालित तकनीक। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समाधान विकसित किया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, यह एक कोविड प्रभावित फेफड़े और गैर कोविड प्रभावित फेफड़ों के बीच अंतर करने के लिए छाती के एक्सरे प्रतिबिंबों में मौजूद असामान्यताओं का ज्ञान करता है। किसका ज्ञान करता है? फेफड़ों और गैर कोविड प्रभावित फेफड़ों के बीच के लिए छाती एक्सरे प्रतिबंधों को मौजूद असमानताओं का जान करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की सभी जानकारी के साथ। अगला प्रश्न रखा हुआ है, अगला प्रश्न है, एनएचआरसी प्रतियोगिता में फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट का प्रथम पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स कॉमन्स के लिए जो है फिल्म प्रतियोगिताओं, किसे? फिल्म प्रतियोगिताओं के लिए फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट्स का प्रथम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है इसका, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म, कौन सी है? तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट, कौन सी है? स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा। इसी के अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो अकुला संदीप की इस फिल्म को 7वीं शॉर्ट फिल्म, कौन सी? 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। कितने लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है? जो अकुला संदीप की इस फिल्म को, ये फिल्म किसकी है? वह अकुला संदीप की इस फिल्म को 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो रोमी मेथकी की कर्फ्यू को 1.5 लाख रुपए के दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस फिल्म को चुना गया है? वह है रोमी मेथकी को कर्फ्यू को 1.5 लाख, कितने? 1.5 लाख 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए के दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नीलेश अंबेडकर की मुद्यार को 1 लाख रुपए के लिए तीसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह तीसरी फिल्म कौन सी थी? मुद्यार के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है, इस चुना गया है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और
कमेंट आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें एवं सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद।